आप सुन रहे हैं थिंकिंग इन सिस्टम्स अ प्राइमर बाय डोनेला मेडोज। ये कहानी है एक ऐसी सोच की जो दुनिया को जोड़कर देखती है। ये कहानी है डोनेला मीडोज की, उस किताब की जिसने हमें सिखाया कि कैसे हम चीज़ों को अलग अलग ना देखकर उनके बीच के रिश्तों को देखें। ये कहानी है एक स्लिंकी से शुरू होती है। वह एक छोटा सा स्प्रिंग जो सीढ़ियों से उतरता है, हाथ से हाथ बहता है और ऊपर नीचे उछलता है। जब मीडोज अपने छात्रों से पूछती हैं, इस स्लिंकी को किसने उछाला, तो सब कहते हैं आपने आपने हाथ हटा लिया। फिर वह उसी हाथ से एक खाली डिब्बा पकड़ती हैं, हाथ हटाती हैं और डिब्बा बस लटक जाता है। फिर वो कहती हैं असली जवाब स्लिमकी के भीतर है, उछाल उसकी अपनी संरचना में छिपा है। यही सिस्टम सोच का सबसे बड़ा सच है। हम जो घटनाएं देखते हैं वे अक्सर उन प्रणालियों की अपनी रचना होती हैं जिनमें हम रहते हैं। राजनीतिक नेता मंदी नहीं लाते, बाजार की संरचना में उतार चढ़ाव छिपे होते हैं। प्रतियोगी कंपनी को बर्बाद नहीं करते, कंपनी की अपनी नीतियां उसकी हार का कारण बनती हैं। तेल निर्यातक देश अकेले कीमतें नहीं बढ़ा सकते। अगर तेल आयात करने वाले देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाएं ही ऐसी बना ली हों कि वे हर आपूर्ति रुकावट के प्रति संवेदनशील हों। ये सोच थोड़ी असहज करती है क्योंकि हमें अपनी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढने की आदत है। लेकिन यही वह चाबी है जो हमें बताती है कि बदलाव हमारे हाथ में है। तो आखिर ये सिस्टम है क्या? सिस्टम चीज़ों का कोई भी ढेर नहीं है। ये तत्वों का एक ऐसा समूह है जो आपस में जुड़ा हो, एक उद्देश्य को पूरा करता हो और अपना एक अलग व्यवहार दिखाता हो। आपका पाचन तंत्र, दांत, एंजाइम, पेट, आंतें, ये सब तत्व हैं। भोजन का भौतिक प्रवाह और रासायनिक संकेत उनके बीच के जुड़ा है और इस पूरे तंत्र का काम है भोजन को तोड़कर पोषक तत्वों को खून में पहुंचाना। एक फुटबॉल टीम भी एक सिस्टम है। खिलाड़ी, कोच, मैदान, गेंद तत्व हैं, नियम, रणनीति, खिलाड़ियों के बीच संचार जुड़ाव हैं और उद्देश्य है मैच जीतना या मौज मस्ती करना। किसी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसके तत्वों को देखना आसान लगता है। पेड़ की जड़ें, तना, शाखाएं, विश्वविद्यालय की इमारतें, छात्र, प्रोफेसर। लेकिन तत्व बदलते रहते हैं। पेड़ हर साल पत्ते बदलता है, शरीर हर कुछ हफ्तों में कोशिकाएं बदलता है, फिर भी वह वही पेड़ वही शरीर बना रहता है। सिस्टम को उसकी पहचान, उसके जुड़ाव और उद्देश्य से मिलती है। अगर आप फुटबॉल के नियम बदलकर बास्केटबॉल के नियम कर दें तो खिलाड़ी वही रहेंगे, लेकिन खेल बदल जाएगा। अगर विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्ञान बांटने से बदलकर पैसा कमाना हो जाए तो वह संस्था बदल जाएगी। सिस्टम का सबसे कम दिखने वाला हिस्सा, उसका उद्देश्य, अक्सर उसके व्यवहार का सबसे बड़ा निर्धारक होता है। अब इस सिस्टम के व्यवहार को समझने के लिए हमें स्टॉक और फ्लो समझने होंगे। स्टॉक मतलब कोई भी भंडार, नहाने के टब में पानी, जंगल में लकड़ी, बैंक में पैसा, आपका आत्मविश्वास। ये वह चीज़ है जो समय के साथ जमा होती है। फ्लो वे धाराएं हैं जो इस स्टॉक को भरती या खाली करती हैं। बारिश, नदी का पानी, पैदाइश, मौत, खरीद फरोख्त। एक टब की कल्पना करें, उसमें पानी भरा है, नाली बंद है, नल बंद है, कोई बदलाव नहीं। अब नाली खोल दें, पानी बहने लगता है, टब खाली हो जाता है। अगर टब आधा खाली होने पर नल खोल दें और पानी उतनी ही तेजी से आए जितनी तेजी से जा रहा है तो पानी का स्तर वहीं रुक जाता है। यह है गतिशील संतुलन। अगर नल और जोर से खोलें तो स्तर बढ़ेगा, कम करें तो घटेगा। यह टब हमें तीन बड़ी बातें सिखाता है। पहली, जब तक सारे आने वाले प्रवाह सारे जाने वाले प्रवाह से ज़्यादा हैं, स्टॉक बढ़ेगा। जब जाने वाले ज़्यादा होंगे, घटेगा। जब बराबर हों तो स्थिर रहेगा। दूसरी, स्टॉक को बढ़ाने के दो रास्ते हैं, आने वाला प्रवाह बढ़ाओ या जाने वाला घटाओ। हम अक्सर सिर्फ पहले पर ध्यान देते हैं। तेल की अर्थव्यवस्था को लंबा चलाने के लिए नए तेल के भंडार खोजना तो सबको दिखता है, लेकिन तेल कम जलाना भी उतना ही असरदार है। तीसरी, स्टॉक बदलने में समय लगता है। पानी तुरंत नहीं बह सकता, टब तुरंत नहीं भर सकता। यही समय का अंतराल सिस्टम को स्थिरता देता है, लेकिन यही देरी अक्सर हमें हैरान करती है। अब ये स्टॉक और फ्लो कैसे नियंत्रित होते हैं? फीडबैक लूप से। फीडबैक लूप का सीधा सा मतलब है स्टॉक में बदलाव उसी स्टॉक में आने या जाने वाले प्रवाह को प्रभावित करता है। बैंक में ब्याज दर वाला खाता लीजिए। खाते में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा ब्याज आएगा जो फिर से खाते में जुड़ जाएगा। यह है रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप, एक ऐसा चक्र जो खुद को मजबूत करता है, बढ़ाता है, स्नोबॉल की तरह लुढ़काता है। इसी से जनसंख्या बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है और कर्ज भी बढ़ता है। दूसरी तरह है बैलेंसिंग फीडबैक लूप। ये स्थिरता लाने वाला, किसी लक्ष्य की ओर ले जाने वाला चक्र है। जब कमरे का तापमान थर्मोस्टेट की सेटिंग से नीचे जाता है तो हीटर चालू हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है और सेटिंग पर पहुंचते ही हीटर बंद हो जाता है। ये चक्र कमरे को गर्म रखता है। यही बैलेंसिंग लूप हमारे शरीर का तापमान, बाजार में कीमतें या हमारी बचत खाते की शेष राशि को संतुलित रखता है। अब सिस्टम की दुनिया में हम अक्सर हैरान होते हैं क्योंकि हम सिर्फ घटनाओं को देखते हैं, संरचना को नहीं।
अखबार हर दिन बताता है कि शेयर बाजार क्यों गिरा, डॉलर गिरा, ब्याज दर बढ़ी, कोई चुनाव हारा, कोई देश घुसा। ये घटनाएं हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ घटनाओं पर ध्यान दें तो हम भविष्य नहीं जान सकते और न ही सिस्टम को बदल सकते हैं। हमें व्यवहार के पैटर्न देखने होंगे, समय के साथ ग्राफ, और उन पैटर्न के पीछे की संरचना को समझना होगा। यही सिस्टम सोच है, घटना से व्यवहार और व्यवहार से संरचना की ओर जाना। सिस्टम हमें और भी तरीकों से चौंकाते हैं। दुनिया रैखिक नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा उर्वरक अच्छा है तो ज़्यादा और अच्छा होगा, लेकिन अक्सर बहुत ज़्यादा उर्वरक मिट्टी को बर्बाद कर देता है। यह है नॉनलीनियरिटी। इसी से फीडबैक लूप की ताकत बदलती है। कभी रीइंफोर्सिंग लूप हावी होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, कभी बैलेंसिंग लूप हावी होता है तो बढ़ोतरी रुक जाती है। ये शिफ्टिंग डोमिनेंस ही है जो सिस्टम को एक मोड से दूसरे मोड में धकेलता है। सिस्टम की सीमाएं भी हम भ्रमित करती हैं। हम अपनी सोच में दीवारें खड़ी कर लेते हैं, शहर की सीमा, देश की सीमा, विभाग की सीमा, लेकिन असल दुनिया में कोई अलग सीमा नहीं है। नदी का कचरा दूसरे शहर में जाकर समस्या बनता है। राष्ट्रीय उद्यान की हवा में एसिड बारिश दूर देशों से आती है। अगर हम सीमाएं बहुत संकीर्ण रखेंगे तो समाधान नई समस्याएं पैदा करेंगे। अगर सीमाएं बहुत बड़ी रखेंगे तो हम जटिलता में खो जाएंगे। सही सीमा का चुनाव ही समस्या को हल करने की दिशा तय करता है। सिस्टम में देरी भी हमें हैरान करती है। जब हम अपने कार्यों का परिणाम तुरंत नहीं देख पाते तो हम या तो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं या बहुत देर से। कार डीलरशिप का उदाहरण लें। अगर सेल्स बढ़ती है तो डीलर तुरंत ऑर्डर बढ़ा देता है, लेकिन ऑर्डर आने में 5 दिन लगते हैं। तब तक इन्वेंट्री और घट जाती है। वह और ऑर्डर बढ़ा देता है, और जब ऑर्डर आते हैं तो इन्वेंट्री ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। फिर वो ऑर्डर घटाता है और यह चक्र चलता रहता है। देरी के कारण उतार चढ़ाव पैदा होते हैं। अगर वो अपनी प्रतिक्रिया की गति धीमी कर दे तो उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं, लेकिन अगर वह और तेज हो जाता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। हाई लीवरेज, रॉन्ग डायरेक्शन। हमारी सोच की एक और सीमा है, बाउंडेड रैशनैलिटी। हर व्यक्ति अपनी सीमित जानकारी के आधार पर समझदारी भरा फैसला लेता है, लेकिन उन सभी फैसलों का जोड़ अक्सर वो परिणाम देता है जो कोई नहीं चाहता। मछुआरे को पता नहीं कि समुद्र में कितनी मछलियां बची हैं और दूसरे मछुआरे कितनी पकड़ रहे हैं। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए जितना पकड़ सकता है पकड़ता है। अगर सभी ऐसा करें तो मछलियां खत्म हो जाती हैं। यही कॉमन्स की त्रासदी है। यहाँ कोई दोषी नहीं, बस संरचना में खराबी है। हर व्यक्ति को अपने फैसले का पूरा असर नहीं दिखता। इसलिए कॉमन्स को बचाने के लिए या तो निजीकरण करो, या नियमन करो, या शिक्षित करो। सिस्टम में ऐसे कई जाल होते हैं जिन्हें मीडोज आर्केटाइप्स कहती हैं, आदर्श ढांचे जो बार बार दिखते हैं। पहला जाल है पॉलिसी रेजिस्टेंस। जब अलग अलग लोग अलग अलग लक्ष्यों के लिए सिस्टम को खींचते हैं तो कोई नीति काम नहीं करती। रोमानिया में सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए गर्भपात पर रोक लगा दी तो लोगों ने खतरनाक अवैध गर्भपात करना शुरू कर दिया। मातृ मृत्यु दर 3 गुना बढ़ गई और अनचाहे बच्चे अनाथालयों में पड़े रहे। आखिर सरकार गिरी और कानून हटा दिया गया। इस जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता है, सबको साथ बैठाकर एक बड़े साझा लक्ष्य की ओर खींचना। स्वीडन ने ऐसा किया। जनसंख्या बढ़ाने के बजाय उन्होंने लक्ष्य रखा कि हर बच्चा चाहा हुआ हो, उसकी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा हो। उन्होंने मुफ्त गर्भ निरोधक और गर्भपात की सुविधा भी दी और परिवारों को सहायता दी। बच्चों की संख्या आई गई, लेकिन कोई संकट नहीं हुआ। दूसरा जाल है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, साझा संसाधन का अत्यधिक दोहन। चरागाह, मछलियाँ, हवा, पानी सब साझे होते हैं। हर चरवाहा एक और गाय चराने का फायदा खुद उठाता है, लेकिन नुकसान सबको बांटना पड़ता है। इसलिए हर कोई और गाय जोड़ता रहता है और चरागाह बर्बाद हो जाता है। इससे बचने के 3 रास्ते हैं, शिक्षित करो, निजीकरण करो, या नियमन करो। तीसरा जाल है ड्रिफ्ट टू लो परफॉर्मेंस। जब हम अपने लक्ष्य को अपने वर्तमान प्रदर्शन के अनुसार घटाते जाते हैं तो धीरे धीरे गिरावट आती है। मेंढक को गर्म पानी में डालो तो कूद जाता है, लेकिन ठंडे पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो वो उबल जाता है। इसी तरह हम अपनी उम्मीदें धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इससे बचने का उपाय है लक्ष्य को निरपेक्ष रखना या उसे सबसे अच्छे प्रदर्शन से बढ़ाना। चौथा जाल है एस्केलेशन। जब दो प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगातार बढ़ते जाते हैं। हथियारों की होड़, चुनाव में नकारात्मक प्रचार, प्राइस वॉर, ये सब एस्केलेशन के उदाहरण हैं। इस चक्र को तोड़ने का एक ही रास्ता है, एक तरफा हथियार त्याग या बातचीत करके नए नियम बनाना। पांचवा जाल है सक्सेस टू द सक्सेसफुल। जो जीतता है उसे जीतने के और साधन मिल जाते हैं और वो और जीतता है। यही मोनोपोली है, यही अमीर गरीब का बढ़ता अंतर है। इस जाल से बचने के लिए विविधीकरण, एंटी ट्रस्ट कानून और सभी को समान अवसर देने वाली नीतियां चाहिए। छठा जाल है शिफ्टिंग द बर्डन टू द इंटरवेनर, यानी नशा। जब हम किसी समस्या के लक्षण को दवा से छिपा देते हैं तो मूल समस्या और बढ़ जाती है
और दवा पर निर्भरता बढ़ती जाती है। कीटनाशक, सरकारी सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा, ये सब अच्छे इरादों से शुरू होते हैं, लेकिन अगर ये सिस्टम की अपनी क्षमता को कमजोर कर दें तो नशा बन जाते हैं। समाधान है नशा उतारना और सिस्टम की अपनी ताकत को वापस लाना। सातवां जाल है रूल बीटिंग। जब नियम बनते हैं तो लोग उनकी आत्मा छोड़कर सिर्फ अक्षरों का पालन करने लगते हैं। बजट खत्म ना हो इसलिए साल के अंत में फालतू खर्च, पर्यावरण कानून से बचने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों को खत्म करना। यह जाल दिखाता है कि नियम बनाते समय हमें लोगों की रचनात्मकता को सही दिशा में लगाने वाले नियम बनाने चाहिए। आठवां जाल है सीकिंग द रॉन्ग गोलो। जब हम गलत संकेतकों को लक्ष्य बना लेते हैं तो सिस्टम वही हासिल करता है जो हमने मांगा, न कि जो हम चाहते थे। जीएनपी को राष्ट्रीय सफलता का पैमाना बनाया गया तो सारी नीतियां जीएनपी बढ़ाने पर केंद्रित हो गईं, चाहे वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या असमानता बढ़ाए। सही लक्ष्य वह है जो सिस्टम की वास्तविक भलाई को दर्शाता है। अब इन जालों से बाहर निकलने के लिए हमें सिस्टम में हस्तक्षेप के उन बिंदुओं को पहचानना होगा जहां छोटा बदलाव बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ये हैं लीवरेज पॉइंट्स। मीरोज इन्हें 12 स्तरों में बांटती हैं, सबसे कम प्रभावी से सबसे अधिक प्रभावी की ओर। सबसे निचला स्तर है नंबर्स, पैरामीटर जैसे सब्सिडी, टैक्स, मानक। ये सबसे दिखने वाले हैं, लेकिन इनमें लीवरेज सबसे कम है। इन्हें बदलने से सिस्टम का व्यवहार शायद ही बदलता है। लॉस एंजलिस में सख्त वायु गुणवत्ता मानकों के बावजूद हवा अभी भी साफ नहीं है। इससे ऊपर है बफर, स्टॉक का आकार जो प्रवाह के मुकाबले स्थिरता देता है। बड़ा बफर सिस्टम को स्थिर बनाता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा हो तो सिस्टम जड़ हो जाता है। बफर बदलना संभव है, लेकिन अक्सर महंगा और धीमा। इससे ऊपर है स्टॉक एंड फ्लो स्ट्रक्चर, भौतिक ढांचा, पाइपलाइन, सड़कें, इमारतें। अगर किसी शहर की सड़कें ही इस तरह बनी हों कि सारा ट्रैफिक एक ही चौराहे से गुजरे, तो कोई भी ट्रैफिक लाइट उस भीड़ को नहीं रोक सकती। ढांचा बदलना सबसे महंगा और धीमा काम है, लेकिन अगर सही से बनाया जाए तो ये बड़ा लीवरेज दे सकता है। इससे ऊपर है डिलेज। फीडबैक में देरी की अवधि बदलना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे कार डीलर ने अपनी प्रतिक्रिया की गति धीमी करके उतार चढ़ाव कम कर दिए। देरी को समझना और उन्हें ठीक करना एक शक्तिशाली लीवरेज है। इससे ऊपर है बैलेंसिंग फीडबैक लूप्स की ताकत। अगर हम सिस्टम की आत्म सुधार क्षमता को मजबूत करें तो वह बिना बाहरी हस्तक्षेप के खुद को ठीक कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मछलियों के भंडार की जानकारी मछुआरों को वास्तविक समय में दें तो शायद वे अत्यधिक मछली पकड़ने से बचें, या फिर प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को अपने कचरे का पूरा खर्च वहन करने के लिए बाध्य करें तो वे प्रदूषण कम करेंगी। इससे ऊपर है रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप्स की ताकत। जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास या सफलता से सफलता के चक्रों को धीमा करना उन्हें संतुलित करने वाले लूप्स को मजबूत करने से कहीं अधिक प्रभावी है। अगर हम अमीर गरीब के अंतर को बढ़ाने वाले लूप्स को कमजोर कर दें, जैसे प्रगतिशील कर, व्यासत कर, सार्वभौमिक शिक्षा, तो असमानता कम होगी। इससे ऊपर है सूचना प्रवाह। डच घरों की कहानी याद है? जिन घरों में बिजली का मीटर सामने के दालान में लगा था, वहां बिजली की खपत 30% कम थी बनिस्बत उन घरों के जहां मीटर बेसमेंट में था। सूचना को सही जगह सही रूप में पहुंचाना एक अत्यंत शक्तिशाली लीवरेज है। मछुआरों को मछलियों की संख्या का पता हो तो वे शायद अत्यधिक मछली न पकड़ें। प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के कचरे का हिसाब सार्वजनिक हो तो वे सावधान हो। इससे ऊपर है नियम। नियम सिस्टम की सीमाएं, प्रोत्साहन, दंड निर्धारित करते हैं। संविधान, कानून, खेल के नियम, ये सब सिस्टम को आकार देते हैं। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सूचना प्रवाह और आर्थिक नियम बदले और पूरा देश बदल गया। नियमों पर अधिकार ही वास्तविक शक्ति है। इससे ऊपर है स्वसंगठन। यह सिस्टम की सबसे गहरी क्षमता है। खुद को बदलना, नई संरचनाएं बनाना, सीखना, विकसित होना। डीएनए के 4 अक्षरों ने 3 अरब सालों में जीवन की अकल्पनीय विविधता को जन्म दिया। जैव विविधता, सांस्कृतिक विविधता, बाजार में विविधता, ये सब सिस्टम के विकास की कच्ची सामग्री है। अगर हम इस विविधता को नष्ट करेंगे तो सिस्टम की विकास क्षमता खत्म हो जाएगी। इससे ऊपर है लक्ष्य। सिस्टम का उद्देश्य ही उसके व्यवहार का सबसे बड़ा निर्धारक होता है। अगर किसी कंपनी का लक्ष्य सिर्फ मुनाफा है तो वह पर्यावरण, श्रमिकों, समाज की कीमत पर मुनाफा कमाएगी। अगर उसका लक्ष्य टिकाऊ विकास है तो उसका व्यवहार अलग होगा। रीगन ने सरकार हमारी पीठ पर नहीं होनी चाहिए का लक्ष्य रखा और अमेरिकी राजनीति की दिशा बदल गई। लक्ष्य बदलना पूरे सिस्टम को बदल सकता है। इससे ऊपर है प्रतिमान, वह मानसिक ढांचा जिससे सिस्टम के लक्ष्य, संरचना, नियम सब कुछ पैदा होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सोचना एक प्रतिमान था जिसने पूरी सभ्यता बदल दी। ये सोचना कि बाजार स्वार्थ को सामूहिक भलाई में बदल देता है, एक प्रतिमान है। प्रतिमान बदलना सबसे कठिन है, लेकिन जब बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और इससे भी ऊपर है प्रतिमानों से परे जाना। ये समझना कि कोई भी प्रतिमान पूर्ण सत्य नहीं है।
बस एक ढांचा है। इस समझ में आने पर हम किसी एक सोच से चिपके नहीं रहते, बल्कि हर स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त ढांचा चुन सकते हैं। ये बौद्ध धर्म की शून्यता या ज्ञानोदय जैसी अवस्था है, जहां हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। लेकिन इन लीवरेज पॉइंट्स को जानना ही काफी नहीं है। मीडोज कहती हैं हमें सिस्टम के साथ नृत्य करना सीखना होगा। हम सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकते, हम उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। इस नृत्य के लिए उन्होंने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। पहला, सिस्टम की धड़कन को समझो। किसी भी हस्तक्षेप से पहले देखो कि सिस्टम कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका इतिहास जानो, डेटा देखो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बारिश कम हो रही है, लेकिन डेटा बताता है कि बारिश की परिवर्तनशीलता बढ़ी है। सूखा गहरा, बाढ़ भी भारी। सही डेटा के बिना हम गलत निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, अपने मानसिक मॉडल को रोशनी में लाओ। अपनी धारणाओं को स्पष्ट करो, उन्हें दूसरों के सामने रखो। जितना स्पष्ट होगा उतनी ही जल्दी तुम अपनी गलतियां सुधार पाओगे। कोई भी मॉडल पूर्ण नहीं होता, लेकिन उसे बाहर रखकर ही हम उसे बेहतर बना सकते हैं। तीसरा, सूचना का सम्मान करो, उसे बांटो। सूचना ही सिस्टम को जोड़ती है। जानकारी को रोकना, बाद में देना या विकृत करना सिस्टम को पागल कर देता है। अमेरिका में टॉक्सिक रिलीज इन्वेंट्री कानून के तहत कंपनियों को अपने हानिकारक उत्सर्जन की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी। बस ये जानकारी सार्वजनिक होने से 2 साल में उत्सर्जन 40% घट गया, बिना किसी जुर्माने या मुकदमे के। चौथा, भाषा का सावधानी से प्रयोग करो। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे हमारी सोच को ढालते हैं। अगर हम सिर्फ उत्पादकता की बात करें और लचीलापन को भूल जाएं, तो हम उत्पादक तो बन जाएंगे, लेकिन नाजुक हो जाएंगे। सिस्टम सोच की भाषा को समृद्ध करना होगा। पांचवा, जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दो, न कि सिर्फ जो मापा जा सके। हम उन चीज़ों को मापना पसंद करते हैं जिनकी संख्या हो, जीडीपी, उत्पादन, कीमतें। लेकिन न्याय, स्वतंत्रता, सुंदरता, प्रेम, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इन्हें मापा नहीं जा सकता। अगर हम सिर्फ वही मापें जो आसान है, तो हम वही हासिल करेंगे और बाकी सब खो देंगे। छठा, फीडबैक सिस्टम के लिए फीडबैक नीतियां बनाओ। एक बार का नियम नहीं, बल्कि ऐसी नीतियां जो सिस्टम की स्थिति के अनुसार खुद को ढालें। जिमी कार्टर ने सुझाया था कि जितना अमेरिका तेल आयात करे, उस अनुपात में पेट्रोल पर टैक्स लगाया जाए। जैसे जैसे आयात बढ़े, टैक्स बढ़े और खपत घटे। ये नीति कभी लागू नहीं हुई, लेकिन ये एक बेहतरीन फीडबैक नीति थी। सातवां, समग्र की भलाई के लिए जाओ। किसी उप प्रणाली को अधिकतम करने के बजाय पूरे सिस्टम के स्वास्थ्य को देखो। यह सुनिश्चित करो कि उच्च स्तर निचले स्तरों की सेवा कर रहे हैं, न कि उनका शोषण। आठवां, सिस्टम की अंतर्निहित बुद्धि को सुनो। किसी भी हस्तक्षेप से पहले देखो कि सिस्टम खुद कैसे चल रहा है। ग्वाटेमाला में एक सहायकर्ता ने देखा कि बाहरी निवेशकों को लाने के बजाय स्थानीय बाजार में पहले से ही लोग अपना काम कर रहे थे। उन्हें सिर्फ छोटे कर्ज और साक्षरता कक्षाओं की जरूरत थी, यानी सिस्टम की अपनी क्षमता को मजबूत करना। नौवां, जिम्मेदारी सिस्टम के भीतर रखो। अगर कोई कंपनी नदी में कचरा छोड़ती है, तो उसका पानी लेने का पाइप उसके छोड़ने वाले पाइप के नीचे लगाओ, तो वह खुद अपने कचरे का असर भोगेगी। अगर कोई युद्ध छेड़ता है तो उसे स्वयं मोर्चे पर जाना पड़े, तो युद्ध छेड़ने की जल्दी कम होगी। जिम्मेदारी जहां फैसला हो वहीं होनी चाहिए। 10वां, विनम्र रहो, सीखते रहो। सिस्टम सोच ने मीडोज को सिखाया कि उनकी समझ हमेशा अधूरी है। गलतियां करना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना, यही एकमात्र तरीका है। डॉन माइकल इसे एरर एम्ब्रेसिंग कहते हैं, गलतियों को गले लगाना। ये साहस चाहिए। 11वां, जटिलता का जश्न मनाओ। दुनिया गड़बड़ है, अरेखीय है, अव्यवस्थित है, यही उसे सुंदर बनाता है। हम सीधी रेखाएं, सरल समीकरण चाहते हैं, लेकिन प्रकृति फ्रैक्टल्स में रची बसी है। हर स्तर पर विस्तार, हर स्तर पर जटिलता। इस जटिलता को नियंत्रित करने की बजाय इसके साथ नाचना सीखो। 12वां, समय क्षितिज बढ़ाओ। हम अगले चुनाव, अगली तिमाही की रिपोर्ट या अपनी सेवानिवृत्ति तक सोचते हैं, लेकिन कुछ संस्कृतियां 7वीं पीढ़ी तक सोचती थीं। जितना दूर तक हम सोचेंगे, उतना बेहतर हम टिकाऊ फैसले लेंगे। 13वीं, पारंपरिक विभागों को चुनौती दो। समस्याएं विभागों की सीमाओं में नहीं बनती होती। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी, सब जुड़े हैं। इस जुड़ाव को पहचानो। 14वीं, देखभाल की सीमा बढ़ाओ। सिस्टम में सब जुड़ा है। आपका दिल फेल हो तो आपके पैर नहीं चल सकते। आपकी कंपनी तब तक नहीं चल सकती जब तक आपके मजदूर बीमार ना हो। लॉस एंजल्स के अमीर तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते जब तक उसके गरीब भूखे हों। यह सिर्फ नैतिक बात नहीं, यह सिस्टम की व्यावहारिक सच्चाई है। 15वीं, भलाई के लक्ष्य को कम मत होने दो। हम अक्सर बुरी खबरों को ज्यादा महत्व देते हैं और अच्छी खबरों को अनदेखा। बुरे व्यवहार के उदाहरण उठाकर कहते हैं, देखो इंसान ऐसा ही होता है, और अच्छे कर्मों को अपवाद कहकर खारिज कर देते हैं। इससे हमारे लक्ष्य धीरे धीरे गिरते जाते हैं। हमें अच्छे उदाहरणों को पकड़ कर रखना है और अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखना है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
डोनेला मीडोज ने ये किताब 1993 में लिखी थी, लेकिन ये 2008 में प्रकाशित हुई, उनकी मृत्यु के बाद। उन्होंने ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए लिखी जो दुनिया को समझना चाहता है, जो अपने संगठन, अपने समुदाय, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। उन्होंने लिखा कि यह किताब कोई रहस्यमयी चाबी नहीं देती, कोई सस्ता टिकट नहीं देती। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम सिस्टम के साथ नाचें, कभी आगे बढ़ें, कभी पीछे हटें, कभी उसकी धड़कन को महसूस करें और कभी उसे खुद को बदलने दें। आखिर में वो कहती हैं, हम सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल उसके साथ सह अस्तित्व बना सकते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि सिस्टम अपना व्यवहार खुद पैदा करते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं, जब हम अपने मानसिक मॉडल को खोल देते हैं और जब हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हम न केवल सिस्टम को समझ पाते हैं, बल्कि उसमें वह बदलाव ला पाते हैं जो हम चाहते हैं। ये कहानी है एक स्लिंकी की, जिसने हमें सिखाया कि उछाल उसके भीतर है। ये कहानी है उन अंधों की, जिन्होंने हाथी को छू छू कर पहचाना और फिर भी पूरा नहीं पहचान पाए। ये कहानी है हम सबकी, जो इस जटिल, जुड़ी हुई, बदलती दुनिया में जीना चाहते हैं। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम सिस्टम से अलग नहीं हैं, हम सिस्टम हैं। और सिस्टम को बदलने का सबसे शक्तिशाली लीवरेज है खुद को बदलना। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।